तो सर आपके साथ क्या हुआ था कल वर्लपूल कंपनी गेट के बाहर, जब आपको पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए थे? कुछ बताइए इसके बारे में। सर जैसा कि मेरे ख्याल से पूरा फरीदाबाद शहर के लोग आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसके थ्रू जानते हैं कि कल वर्लपूल फैक्ट्री जो एक मल्टीनेशनल फैक्ट्री है और हमारे फरीदाबाद की एक बड़ी फैक्ट्री है, उसके हज़ारों मतलब 1000 के लगभग संख्या में जो वर्कर हैं उनकी सैलरी में एक नाजायज़ कटौती की गई। नाजायज़ कटौती के खिलाफ उन वर्करों में आक्रोश था और आक्रोश था तो वो फैक्ट्री गेट के बाहर ही सुबह काम पे ना जाके वो फैक्ट्री गेट पे बाहर ही इकट्ठे थे और वो ये मांग कर रहे थे कि भाई हमारा जो है जो सैलरी में कटौती की गई है वो नाजायज़ है, गलत है, तो हम उसको खारिज किया जाए और हमें मतलब सैलरी के पूरे पैसे दिए जाएँ। ठीक है। और इसके बाद मतलब चूँकि तमाम माध्यमों से ऐसे ही माध्यमों से मुझे भी सूचना मिली, तो मेरा एक ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट का बैकग्राउंड रहा है, तो और एक मज़दूर समाचार जो फ़ेसबुक पेज है उसके लिए भी मैं काम करता हूँ, क्योंकि मज़दूर जो मेहनतकश जनता है उसकी खबरें, बातें, विचारों को मैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ला सकूँ। तो इसी सिलसिले में मैं वहाँ पे गया था। जब मैंने वहाँ पे गया तो मैंने अपने पेज के लिए एक छोटी-सी लाइव रिपोर्टिंग भी करी और इसके बाद चूँकि वहाँ पे जो कुछ भी मैंने देखा तो मैं ये देख पा रहा था कि वहाँ पे मतलब 1000 की संख्या में जो लगभग वर्कर हैं, वो अ, मतलब बिखरे-बिखरे हैं। उनमें कोई आंदोलन करने की समझ है, उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन मामलों के लिए डीएलसी ज़िम्मेदार होते हैं, डीएलसी को ज्ञापन देना चाहिए वगैरह, या मतलब कोई अनुशासित तरीके से अपना आंदोलन चला पाएँ, इसकी कोई उनको चेतना नहीं थी। और नहीं थी तो ये स्वाभाविक सी बात है। फिर चूँकि मैंने उनमें पहले 2-4 वर्करों से बात की कि भई आप लोगों को इस मामले को बेहतर तरीके से उठाना चाहिए, मामला गंभीर है और पूरे फरीदाबाद में ही मज़दूर इस तरह की मैनेजमेंट की आतताइयों से परेशान है। तमाम फैक्ट्रियों में ठेकेदारी प्रथा के तहत जो शोषण उत्पीड़न मज़दूरों का हो रहा है, इसके खिलाफ भी आपको बोलना चाहिए और ये जो नाजायज़ कटौती आपकी तनख्वाह में से की जा रही है, इसके खिलाफ भी आपको बोलना चाहिए और आप लोगों को जाना चाहिए डीएलसी दफ्तर में, जहाँ डीएलसी साहब जो हैं उनको आपको ज्ञापन देना चाहिए। उनसे अपनी माँगों के लिए अपनी माँग उनके सामने रखनी चाहिए और वो इस चीज़ के लिए अधिकृत है, इस चीज़ के लिए वो ज़िम्मेदार हैं कि वो आपकी मज़दूरों की माँगों पे, उनके दुःख पे, उनकी पीड़ाओं पे, उनकी बातों पे वो उचित अपने विवेक से उचित कार्रवाई करें, नियम कानून के तहत कार्रवाई करें। ये सब बातें मैं उन्हें समझा रहा था, बात कर रहा था। चूँकि वो एक ख़ास चेतना स्तर के लोग थे, उन्हें मेरी बात अच्छी भी लगी और वो मेरी बात से प्रभावित भी हुए। तो फिर उन्हीं में से उन्हीं मज़दूरों ने मुझे मतलब एक ऊँचे स्थान पे खड़ा कर दिया, बोला कि आप हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, आप सबको ये बातें समझाइए। तो जो बिखरे-बिखरे मज़दूर थे वो एक फैक्ट्री के बाहर एक छोटा-सा पार्क जैसी जो जगह थी वहाँ पे वो सब लोग इकट्ठे होकर और मुझे एक ऊँचे स्थान पे खड़ा कर दिया कि आप सबको बात रखिए। मैंने वहाँ पे बात रखी और बातचीत रखने में भी यही बातें जो अभी मैं बता रहा था, यही बातें मैंने दोहराई। और इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि वर्करों को वाजिब एक हौसला मिला, एक उन्हें एक उनकी हौसला अफ़ज़ाई हुई और उनको लगा कि हाँ, ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और बस यही सब बातें थी। और चूँकि इन सब बातों के होते ही मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने और जो वहाँ पे ठेकेदार हैं, ठेकेदारों के जो लड़के हैं, जो मुंशी जिनको कहते हैं, और वो मतलब मैं तो उन्हें गुंडे ही कहूँगा, वो हाँ, सुना था मैंने कि उनसे कुछ हाथापाई भी हुई थी आपकी। हाँ। तो इन्हीं सब इसी प्रक्रियाओं में वो जो लड़के थे ठेकेदारों के जो मुंशी कहे जाते हैं, इस तरह के लड़के आए और वो मुझसे धक्का-मुक्की करने लगे। मुझे वहाँ से हट जाने को कहा, मुझे वहाँ से भाग जाने को कहा। अच्छा। मैंने उनसे ये कहा कि भई आपको क्या ऐतराज़ है? मैं भी हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ और ये लोग अगर ये मज़दूर चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो मैं हूँ। अगर ये सब कह देंगे कि मैं चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा। और मैंने एक ऊँची आवाज़ में उन मज़दूरों से पूछा भी कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, 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 आपको यहीं रहना है। तो अब मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मेरी एक अंतरात्मा है, मेरी एक चेतना है, मेरी एक समझदारी है, मज़दूरों में एक भाईचारा होना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए उन्हें, मज़दूरों पे शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार बढ़ रहा है, इसके खिलाफ किसी को बोलना चाहिए, संगठित होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ये मेरी कोशिशों में है और इन कोशिशों के बतौर मैं वहाँ रुका रहा। और तमाम उन लड़कों ने मेरे साथ धक्का-मुक्की की, काफ़ी प्रयास किया मुझे वहाँ से हटाने का। लेकिन चूँकि वो मज़दूरों ने भी मेरे पक्ष में खड़े हुए और उन्होंने मुझे जो ठेकेदार के लड़के थे उनको भगा के मुझे वहाँ पे रोके रखा। और ये सब हुआ और जब मैं मुझे लगता है कि जब ये सब हुआ तो इसके बाद फिर जो अ, फैक्ट्री की मैनेजमेंट है या जो भी उनको समझ में आया हो कि भई ये एक लड़का जो यहाँ पे आ गया है और ये जिस तरीके की बातें कर रहा है, इसकी बातों से तो ये मामला बहुत ऊँचे स्तरों पर
जा सकता है फैक्ट्री मैनेजमेंट के लिए, फिर इस आंदोलन को सँभालना और मजबूरी बन जाएगी कि वर्करों की माँग को पूरा करें। लेकिन तो जब उन्होंने ये समझा और उसके बाद से उन्होंने अ, पुलिस पहले से भी वहाँ पे थी, लेकिन पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, ठीक है, उसकी ड्यूटी थी, वहाँ पे थी जब तक। लेकिन इसके बाद एसएचओ साहब वहाँ पे आए। एसएचओ साहब आए तो उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि भई क्या बात है और क्या है, क्या नहीं है, मतलब इस तरह की जानकारी ली। वाजिब था, जानकारी उनको लेनी चाहिए थी। मैंने भी उन्हें बताया कि सर इतने सारे वर्कर हैं, इनकी तनख्वाहें काट ली गई हैं, नाजायज़ कटौती की गई है, उसके खिलाफ ये आक्रोशित हैं और ये चाहते हैं कि भई इनका जो वाजिब मेहनताना है, वाजिब जो बात है उनको तनख्वाह है वो उनको मिल जानी चाहिए। और मैनेजमेंट वो दे नहीं रहा है, इसलिए ये मामला है। तो प्लीज़ आप भी कोऑपरेट कीजिए और मैनेजमेंट पे को एक दबाव बनाइए, उनसे कहिए कि भई वो इन मज़दूरों की जो वाजिब सैलरी है वो दे दे। लेकिन अ, इसके बाद वो एसएचओ साहब ने मुझे भी मतलब कई तरह की बातें कही कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? तुम्हारा फैक्ट्री से क्या लेना-देना? क्यों खड़े हो यहाँ पे? मैंने उनको कहा कि सर मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मज़दूर पृष्ठभूमि का हूँ, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट रहा हूँ मैं और यहाँ पे अगर ऐसे हालात हैं तो मैं अगर इन मज़दूरों के साथ खड़ा हूँ तो इसमें बुरी बात तो मुझे नहीं लगती कि कोई इसमें बुरी बात है। और यहाँ पे कोई ऐसी कोई उपद्रव नहीं हो रहा है, कोई तोड़-फोड़ नहीं हो रही है, कोई पत्थरबाज़ी नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। शांति से हैं सब लोग और ये सब लोग मिलकर डीएलसी दफ्तर जाना चाहते हैं। और मैं इनके साथ जाऊँगा, ये हमारा प्रोग्राम है। और इसके बाद एसएचओ साहब फैक्ट्री के अंदर चले गए। फैक्ट्री के अंदर राम जाने जो भी है, वो अंदर क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन उसके फिर थोड़ी देर बाद जब एसएचओ साहब बाहर आए तो वो मुझ पे बेहद आक्रोशित थे और तरह-तरह की बात करते हुए कि भई क्या क्या है, क्या नहीं है वगैरह, वगैरह। और मुझे उन्होंने एक तरीके से जबरन उनके साथ मतलब जो ठेकेदार के लड़के मैं बता रहा था वो भी उनके हुँ। साथ हुए और जो पुलिस के कर्मचारी थे वो भी उनके साथ हुए। मुझे ज़बरदस्ती टाँग लिया, उस टाँगने के साथ ही मुझे उन ठेकेदार के जो भी वहाँ पे आदमी थे उन्होंने मुझे पीछे से लातें वगैरह मारी और एसएचओ साहब के सामने ये सब कुछ हो रहा था और मुझे जो पुलिस पीसीआर गाड़ी होती है उसमें मुझे डाल लिया गया और मुझे थाने ले आया गया। थाने लाके मुझे लगातार एक जगह पे बिठाए रखा गया और इस बीच में मैं उनसे लगातार वहाँ से मैं बात करने की कोशिश करता रहा कि भाई मुझे अपने घर में बात करवा दीजिए। मेरे पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या चार्जेस लग रहे हैं, क्या बात हुई है, क्या घटना है, क्या मामला है? मुझे कुछ बताइए, समझाइए। लेकिन कोई भी मेरे को वाजिब जवाब मुझे नहीं दे रहा था। शाम को 9 बजे के आस-पास मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है और फिर वो मुझे लॉकअप में डाल दिया गया, बीके ले जाके मेरा मेडिकल कराया गया और फिर रात भर मैं लॉकअप में रहा। सुबह जो हमारे वकील साहब थे और परिवार के मित्र साथी जो थे उन्होंने मिलकर ज़मानत की प्रक्रिया को पूरा किया। अब बात ये है कि भई ये जो फरीदाबाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर ये जो फरीदाबाद है मज़दूरों का शहर है। हज़ारों की संख्या में यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, लाखों की संख्या में मज़दूर हैं, तमाम अलग-अलग प्रदेशों से मज़दूर आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो उन्हें बेहद जिसको न्यूनतम कहा जाता है, कई जगहों पे तो वो न्यूनतम को भी मानक को पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन जहाँ पे न्यूनतम सैलरी पे आप सबसे कम न्यूनतम मतलब कहने में भी अजीब लगता है न्यूनतम हुँ। मज़दूरी पे आप काम कराएँगे और उसमें भी तरह-तरह की कटौतियाँ करेंगे। उस फैक्ट्री में आम वर्करों ने बताया मुझे कि भई जो न्यूनतम वेतन होता है 9,500 के लगभग जो है उसके आस-पास का उन्हें वेतन मिलता है, उसमें से ईएसआई कटती है, उसमें से पीएफ कटता है, उसमें लेबर वेलफेयर बोर्ड का पैसा कटता है और अन्य और छोटी-मोटी कटौतियाँ होती हैं। उसके बाद 7,000 साढ़े 7,000 8,000 यही तनख्वाह मज़दूरों को मिलती है, उसमें उनको अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, सब कुछ करना है। तो इस कंडीशन में वर्कर वहाँ काम करते हैं। तमाम वर्करों ने बताया कि वो जब पति-पत्नी या घर में कोई और है, इस तरह के दोनों लोग मिल के काम करते हैं, तब जाके कहीं घर का खर्च पूरा हो पाता है। बच्चों को हम ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं, इस तरह के उनकी दिक्कतें हैं। तमाम मकान मालिक किराए को लिए परेशान करते हैं, महँगाई इतनी बढ़ती जा रही है। इस तमाम वर्करों ने मुझे परेशानी वहाँ पे बताई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ये जो पुलिस ने जो कुछ भी वहाँ पे किया कि एक आम नागरिक के समाज का अगर कहीं पे कोई बात हो रही है, कहीं मज़दूरों का पैसे नहीं मिले हैं, अगर मैंने उनको जाके सपोर्ट कर दिया, थोड़ी-सी उनके उनके साथ में खड़ा हो गया, मैंने उनको उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला दी, तो मेरा इतना बड़ा गुनाह हो गया कि भई पुलिस ने मुझे वहाँ से उठाया और मेरे 24 घंटों तक मुझे लगभग बंद करके रखा, जिसमें मेरे घर परिवार के लोग परेशान हुए। मैं अभी भी मेरे पास जो मेरे जेब में जो मेरा वॉलेट था, मेरे पर्स थे, मेरे कागज़ात थे, पैसे थे, वो सब पुलिस की कस्टडी में है और उसमें बताया जा रहा है कि मैं कोर्ट से ऑर्डर करा के लाऊँगा तब मैं मुझे वो पेपर और तमाम चीज़ें मिलेंगी।
24 घंटे मेरे ऐसे बर्बाद करके मेरे तमाम मेरे परिवार के लोग परेशान हुए, कहाँ-कहाँ भागे, दौड़े, पूरी ज़मानत की प्रक्रिया करने में मेरे पैसे खर्च हुए, तमाम मेरे परिजनों को भागना दौड़ना पड़ा और तमाम परेशानी हुई। अ, तो एक आम नागरिक मतलब ये सरकारें और ये पुलिस प्रशासन क्या साबित करना चाहते हैं कि अगर कोई मज़दूरों के हक में बोलेगा, कोई आवाज़ उठाएगा, कोई बात करेगा, मज़दूर अपनी बात करेंगे तो उनको इस तरीके से उनके साथ पेश आया जाएगा। अगर यही करना है तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये शासन प्रशासन बहुत बड़ा अन्याय मज़दूरों के साथ कर रहा है। बेहद दयनीय परिस्थितियों में इस फरीदाबाद में मज़दूर हैं और अपनी दयनीय परिस्थितियों के कारण उनके ज़हन में, उनके मन में बहुत आक्रोश पल रहा है। धीरे-धीरे वो आक्रोश बढ़ता जा रहा है और जिस दिन ये आक्रोश ब्लास्ट करेगा, जिस दिन ये फूटेगा, उस दिन इस शासन प्रशासन को सँभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं शहर का सभ्य नागरिक हूँ, इस देश का सभ्य नागरिक हूँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारी के तहत ये बात कहता हूँ कि शासन प्रशासन को इन बातों पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अ अ, जो पूरा एक लेबर डिपार्टमेंट है फरीदाबाद में, एक डिप्टी लेबर कमिश्नर है, उनके नीचे 5 असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, उनके नीचे कई सारे लेबर इंस्पेक्टर हैं, पूरी एक बिल्डिंग यहाँ शहर में हम देखते हैं लेबर डिपार्टमेंट के नाम पर तमाम। लेकिन वहाँ से कोई उन मज़दूरों की इतना बड़ा मामला रहा, हज़ारों मज़दूर सड़क पर दिन भर प्रदर्शन करते रहे, उनकी बात सुनने, समझने, जानने, कोई उनकी संज्ञान में लेने, कोई उनकी बात पूछने तक नहीं आया। सारे और व्हर्लपूल में नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे फरीदाबाद में यही हालात हैं। मज़दूर लगातार शोषण के शिकार हो रहे हैं, बहुत न्यूनतम मज़दूरी व्हर्लपूल जैसी फैक्ट्री जो फ्रिज बनाती है, अन्य होम अप्लायंसेस बनाती है, उसमें क्या ऐसा काम होता है जो स्थायी प्रकृति का नहीं है? कानून ये कहता है कि स्थायी प्रकृति के काम जहाँ होते हैं, वहाँ पे अस्थायी वर्कर नहीं रखे जा सकते। ठेके के वर्कर नहीं रखे जाते। ठेके के वर्कर जहाँ कोई सफाई का काम हो, कोई माली के काम हो, कोई ऐसे छोटे-मोटे काम हो जो 2-4 दिनों काम ऐसी जगहों पे ठेकेदार के ठेके के तहत और ठेकेदार के वर्करों के तहत काम कराए जाते हैं। लेकिन व्हर्लपूल जैसी कंपनी में क्या अस्थायी होता है? एक समय था जब व्हर्लपूल फैक्ट्री से तमाम बड़े ऐसे बहुत सारे बड़ी संख्या में मज़दूरों को वीआरएस देके वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस मतलब स्कीम या इस तरह की बातें करके उनको उनको जबरन फैक्ट्री से निकाल दिया गया। और ये कह के कि भाई नई जो मशीनें आ गई हैं, नए उपकरण आ गए हैं, नए टेक्नोलॉजी आ गई है तो कम मज़दूरों की में ज़रूरत है। लेकिन आज फिर उन्हीं की जगह पे ठेके के वर्कर रख लिए गए, बहुत सस्ते में। एक तरफ अगर कुछ 250-300 वर्कर बचे भी हैं उस फैक्ट्री में परमानेंट, उनको आप 70,000, 80,000, 90,000 की तनख्वाहें ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो 7,000, 8,000 की तनख्वाहें ले रहे हैं। ये क्या है समाज में? मतलब ये इतना मतलब क्या हो रहा है? मज़दूरों में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठेकेदारी प्रथा में तमाम फरीदाबाद में हम आए दिन देख रहे हैं तरह-तरह की फैक्ट्रियों के अंदर दुर्घटनाएँ हो रही है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि बिजली के उस पे काम करते हुए एक मज़दूर बिजली के तारों पे ही जल के राख हो गया। हमने देखा कि सीवर की सफाई के काम करते हुए तमाम लोगों को मतलब ज़हरीली गैसों के कारण उनकी मौत हो गई। हम देखा कि तमाम रोज़ ईएसआई के अगर हॉस्पिटल में आप चले जाएँ तो रोज़ अंग भंग हुए लोग वहाँ पे आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने। हम देखते रहते हैं कि तमाम शहर में बाज़ दफ़ा कई दफ़ा फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपकरणों के नहीं होने के कारण बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं, मज़दूरों की जान चली जाती है। ये रोज़-रोज़ की बात बन बन चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट सो रहा है, पुलिस प्रशासन अगर कोई मज़दूर आवाज़ उठाता है तो इस तरह की बात करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम बात ये कह रहे हैं कि ये जो हम जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। एक सबसे पुराना भी लोकतंत्र है अमेरिका में और उससे हम लोग अपनी तुलना करते रहते हैं कि भई अमेरिका जैसा लोकतंत्र और ये और वो तरह-तरह की बातें होती हैं, देश में बड़े-बड़े नारे लगते हैं सशक्तिकरण और देश के विकास की और जीडीपी ग्रोथ और तमाम मतलब वो बातें होती रहती हैं। लेकिन उन सारी बातों के बीच में असल हकीकत ज़मीनी सच्चाई ये है कि फरीदाबाद में सारे मज़दूर 60 झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। नारकीय जीवन जीते हैं, पीने का ठीक पानी नहीं है, ब रहन-सहन का कोई स्तर नहीं है, कहीं उनके लिए वाजिब अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनके तमाम दिक्कतें हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो मज़दूर आबादी है, उनका शोषण, उत्पीड़न अपने चरम की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जब एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की और ये जब उत्पीड़न चरम पे पहुँचेगा, तो वो एक किसी न किसी रूप में ब्लास्ट करेगा। मैं शासन, प्रशासन, सरकारों और तमाम ऐसे ज़िम्मेदार लोगों से जो तमाम सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट में, मैं उनसे सबसे उम्मीद करता हूँ कि इस पे ध्यान दें, इस पे अपना कोशिश करें कि ये मामले इस जो ठीक हों। मज़दूर की मेहनत से इस हम सब मज़दूर वर्ग के कर्ज़दार हैं। इस दुनिया की सारी दौलत जो है, सुई से लेकर जहाज तक, अनाज से लेकर ताज तक, वो सारी दौलत मज़दूर के खून पसीने से पैदा होती है।
किसानों के खून पसीने से पैदा होती है। लेकिन वही एकदम बदहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी सुनने वाला कोई नहीं, उनकी पूछने वाला कोई नहीं। अब बताइए इस मामले में अ, मज़दूर अपनी तनख्वाह से नाजायज़ कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने उनके एक आदमी को इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, थाने में बंद लॉकअप में डाल दिया कि वो मामला खत्म हो जाए। आप क्या सोचते हैं कि इस तरह से मामले बंद हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे? सतह के नीचे जो आक्रोश है, वो कभी न कभी तो ज्वालामुखी बनेगा। मेरे साथ जो हुआ मैं उस पे वो एक बात है। एक व्यक्ति के साथ अगर इस तरह के मामले होते हैं, समाज में हो जाते हैं, मैं उसको चलो अपने तय किसी तरह मैंने ज़मानत भी करा लिया कुछ भी। लेकिन मतलब अगर समाज में यही स्थिति रहेगी, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इस पे मज़दूर वर्ग को भी सोचना चाहिए और जो शासन प्रशासन के तमाम अंग हैं, तमाम हिस्से हैं, उनको भी सोचना चाहिए। कायदे से तो पुलिस की ज़िम्मेदारी थी, पुलिस की ये थी कि पुलिस अपनी नैतिक ज़मीन पे खड़े होकर उन मज़दूरों का वाजिब पैसा दिलवाती। लेकिन पुलिस ने वो नहीं किया। पुलिस ने ये किया कि उन मज़दूरों का नेतृत्व कर रहे हैं, मज़दूरों के साथ खड़े हुए एक व्यक्ति को बिना मतलब के कोई वहाँ पे पत्थरबाज़ी नहीं हुई, कोई वहाँ पे सड़क जाम नहीं हुआ, कोई वहाँ पे शांति भंग जैसी स्थिति नहीं हुई, कोई तोड़-फोड़ जैसी बात नहीं हुई, कोई अप्रिय चीज़ वहाँ पे अप्रिय कोई घटना नहीं घटी, हैं? तमाम मज़दूर वहाँ पे इकट्ठे थे, अपने वेतन की नाजायज़ कटौती की बात कर रहे थे, उसमें आपने उनको बंद कर दिया। तो मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे, मैं अपनी नैतिकता का बोध करके वहाँ पे गया, मैंने बात करी। पुलिस में जो भी हैं, आप ज़िम्मेदारी तो आपकी थी। आपको वहाँ पे उन मज़दूरों को वाजिब पैसा दिलाना चाहिए था। आज आप मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस बात को और आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि आज वो हज़ार मज़दूर और ये तमाम जो समाचार माध्यमों में तमाम ये बातें चल रही हैं, वो मज़दूर पुलिस के लिए क्या सोच रहे होंगे? या क्या वो मज़दूर क्या पुलिस को अपना हितैषी मानेंगे या अपना दुश्मन मानेंगे? मेरे को जब से मैं बाहर आया हूँ सैकड़ों फ़ोन आए मेरे पास मतलब मुझे अपने भाषा में अपने शब्दों में वो धन्यवाद कह रहे हैं मुझे कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ और मेरे साथ उनकी वजह से मुझे थाने जाना पड़ा। पुलिस को क्या किसी ने इस बात के लिए कोई धन्यवाद कहा होगा? कहा होगा तो शायद मैनेजमेंट ने कहा होगा। ये लोकतंत्र है, संविधान से राजकाज चलता है यहाँ पे, सिस्टम चलता है। अ, संवैधानिक मुझे मुझे खुद भी अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान देता है और किसी की पीड़ा है तो मुझे उसके साथ खड़ा होके उसकी बात करने का भी मुझे अधिकार है और अ, पुलिस को अगर कुछ अधिकार मिले हुए हैं तो उसका नाजायज़ इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इस पे कोई शर्मिंदगी ज़ाहिर करेगी, आगे से ये अपने उसमें सुधार करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भई फरीदाबाद में रोज़ दिन दहाड़े कई तरह के अपराध हो रहे हैं। रोज़ फरीदाबाद के चौक-चौराहे पे मर्डर हो जा रहे हैं। गुंडे मवाली जो है आपके हथौड़ों से, कुल्हाड़ियों से मार-मार के लोगों की जान ले ले रहे हैं। उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं और छीनने की, झपटने की, स्नैचिंग की तमाम खबरें रोज़ की बात बन गई है। तमाम मतलब चोरी की वारदातें और तमाम ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उस पे पुलिस अपनी ताकत नहीं दिखा पाती है, पुलिस उसको उसमें कोई सुधार कर सके, उसको रोक सके, उनको पकड़ सके, ये सब पुलिस नहीं कर पाती है। मज़दूरों की जो बात उठाएगा पुलिस उसको उठा के बंद कर देगी, इसमें पुलिस की बहुत बहादुरी है, इसमें उनको मेडल मिलना चाहिए, इसके लिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। कैसा देश बनता जा रहा है ये, कैसा समाज बनता जा रहा है, कैसा शासन-प्रशासन होता जा रहा है, कौन है इसका जवाबदेह? कि कौन उस पे सोचेगा, कौन इस पे बोलेगा? तो सर आपका आगे क्या प्लान है? मतलब जो जहाँ तक भी ये बात जा रही है, जहाँ तक मेरी बात पहुँच पा रही है इस समाचार माध्यम के उससे मैं समाज के अन्य जागरूक लोगों से, इन मामलों को समझने वाले लोगों से, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं से, अन्यत्र लोगों से मैं अपील करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपना नंबर बता रहा हूँ 9868483444 ये मेरा नंबर है। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग मुझे फ़ोन करेंगे, मेरी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे तो मैं आपका बारंबार आभारी रहूँगा, धन्यवाद कहूँगा। मेरी कोशिश है कि हम आप लोगों में से अगर कुछ लोग सहयोग करते हैं, तो हम लोग इस मामले को उठाएँगे। मुजेसर थाने के एसएचओ साहब ने जो कुछ भी किया, अब वो अपने उसे ड्यूटी समझें या जैसा भी समझें, लेकिन हम उनसे इस मामले पे आगे भी हम कोई न्याय की उम्मीद नहीं रखते हैं, कोई उनसे उम्मीद नहीं रख पा रहे क्योंकि मैंने देखा है 24 घंटों में उनकी जो भी बात व्यवहार रहा हमारे साथ। लेकिन इस मामले को मैं मानवाधिकार आयोग तक ले जाऊँगा। वो इस मामले को मैं जो अन्य मैं डीसी जो फरीदाबाद के डीसी हैं उन तक इस बात की शिकायत करूँगा कि सर ये क्या हो रहा है? मैं जो लेबर कमिश्नर है उन तक ये बात को ले जाऊँगा कि ये सब क्या हो रहा है?
और इस सारे मामलों में मैं जो हमारे यहाँ सीएम विंडो का जो मामला है, हम उसमें इस बात की बात डालेंगे। मैं जो मोदी सरकार का, मोदी जी का जो एक पोर्टल है, मैं उसमें इस बात को डालूँगा और मैं आप सबसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी शहर में जागरूक लोग हैं और इन गतिविधियों को मेरा समर्थन करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ और सहयोग की उम्मीद करता हूँ और हम लोग इस बात को उठाएँगे। अन्याय झेलना अन्याय करने वाले से ज़्यादा गुनहगार चीज़ है। जितना हम अन्याय को बर्दाश्त करेंगे, उतना वो अन्याय हम पे बढ़ता जाएगा। अन्याय का विरोध होना चाहिए, गलत चीज़ का विरोध होना चाहिए। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ पे हज़ारों शहीदों ने अपने जो उदाहरण हमारे सामने पेश किए हैं, हमें उनसे सबक लेना है, हमें उन्हें सीखना है। हम भगत सिंह के वंशज हैं, भगत सिंह हमारा आदर्श है और हम आज वो बात सच साबित हो रही है। भगत सिंह ने जो बात कही थी कि ये जो आज़ादी हमें मिल रही है, वो अगर गोरी चमड़ी वालों से निकल के अगर काली चमड़ी वालों के हाथ में आ जाएगी, तो वो असली आज़ादी नहीं होगी, वो मज़दूरों, किसानों की आज़ादी नहीं। वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है और आज भगत सिंह की बातों से प्रेरित होने की ज़रूरत है, उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है और जो भी समाज में अन्याय, अत्याचार हैं इस तरह के मेहनतकश जनता पे, मज़दूरों पर, किसानों पर, उसके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग मुझे फ़ोन करके अपनी सहमति और अपना सहयोग का प्रदर्शन करेंगे और निश्चित तौर पे अगर कोई आप और हम लोग साथ में मिलके आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। तो आप आम जनता मज़दूर जो हैं, इनसे आप और क्या कहना चाहते हैं आप? आम मज़दूर जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये शहर जो है, ये फरीदाबाद मज़दूरों का शहर है। एक बहुत बड़ी ताकत है मज़दूर आबादी इस शहर में। लेकिन उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। वो एक मतलब अभी उ उसको वो वो सोया हुआ है। जैसे हनुमान जी जब हनुमान जी को जब उनकी ताकत का एहसास कराया गया था, तब वो अ, पहाड़ उठा के लाए थे लक्ष्मण जी के लिए। वैसे ही मज़दूर वर्ग है, आज वो सो रहा है, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी ताकत का एहसास करना चाहिए और इतनी बड़ी आबादी, मज़दूर आबादी है यहाँ शहर में और वो वही भयानक अत्याचार, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, दमन का शिकार है। ऐसे में मैं कहता हूँ कि उन्हें ये इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को अभी मज़दूर आबादी के बतौर या मज़दूर के बतौर अपने आप को चिन्हित नहीं कर पाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम में बँटे हुए हों, तमाम जाति बिरादरियों में बँटे हुए हैं, तमाम अलग-अलग फैक्ट्रियों के मज़दूरों में बँटे हुए हैं, वो यूनियन वाले और बिना यूनियन के मज़दूरों में बँटे हुए हैं, परमानेंट और कैजुअल के नाम पे बँटे हुए हैं। वो क्षेत्र के अलग-अलग क्षेत्रों से चूँकि आए तो क्षेत्र के नाम पे बँटे हुए हैं, तमाम ऐसी बाधाएँ हैं। मैं मज़दूर आबादी से, मेहनतकश जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपको इन जो छोटी जो सोच है, जो हमारे बीच में बँटवारे हैं, इनको तोड़ना चाहिए, इनसे ऊपर उठना चाहिए। हमारी एक ही जात है, हमारी एक ही बिरादरी है, हम लोग एक ही हैं कि हम मज़दूर हैं और मज़दूर होने हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अपनी बेड़ियों के सिवा, अपनी गुलामी के सिवा, अपने अन्याय हमारे ऊपर जो अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार, ज़ुल्म, शोषण जो है, हम यही खो सकते हैं। अब हमें और कितना कोई दबाएगा और हमें कोई कितना सताएगा? हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमारे पास और कोई ताकत नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसे पैसे की ताकत होती है, कोई बाहुबली होते हैं, कोई गुंडे पाल सकते हैं, कोई कुछ और कर सकते हैं। हमारे पास ये सब ताकतें नहीं हैं। हमारे पास एक ही ताकत है, वो हमारी जो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो हम मज़दूर जो भाई-भाई हैं, अगर हम आपस में एकजुट होंगे, तो हम अ, तमाम इन शोषण और उत्पीड़नकारियों के लोगों को छक्के छुड़ा सकते हैं, उनको होश ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हम इस स्तर पे एकजुट हों। हम एक वैचारिक स्तर पे आपस में सहमति बनाएँ। ये दूर की बात हो सकती है, थोड़ी बहुत मेहनत की, बहुत प्रयासों की ज़रूरत है। लेकिन मैं फ़िलहाल ये कहूँगा कि जो भी मज़दूर हैं, जहाँ भी हैं, वो किसी भी ट्रेड यूनियन से मतलब जुड़ें, उनसे बातचीत करें, ट्रेड यूनियन अधिकारों को समझें, कानूनी जो उनके अधिकार हैं, उसको समझें। मैं पू जो पूरा लेबर डिपार्टमेंट क्या है, उसको समझें। मज़दूर होने के नाते हमारे क्या अधिकार बनते हैं, उनको समझें। हम कैसे संगठित हो सकते हैं, इस पे विचार करें। वो फैक्ट्री के स्तर पे हो सकते हैं, वो मोहल्लों के स्तर पे हो सकते हैं, वो शहर के स्तर पे हो सकते हैं। वो तमाम आज सोशल मीडिया का बहुत अच्छे माध्यम है। इन पे हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मज़दूर मुद्दों को उठाना चाहिए, मज़दूर मुद्दों पे बातचीत करनी चाहिए और
उन तमाम बातों को लेकर हमें जो भी शासन प्रशासन कहेंगे, हमारे शहर में विधायक जी हैं, हमारे शहर में सांसद जी हैं, हमारे शहर में तमाम प्रशासन के ऊँचे-ऊँचे अधिकारी हैं, उन तक जाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। अपने अपने दुखों को लेकर अपने घरों में बैठे रहने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होना है। हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, अपनी एकजुटता को बढ़ाना है, अपनी जो हमारे बीच में जो बँटवारे हैं उनको ख़त्म करना है, अपनी चेतना को ऊँचे स्तर पे ले जाना है, मज़दूर अधिकारों को समझना है, मज़दूर जीवन को समझना है, मज़दूर विचारधारा को समझना है। ये सब मैं अपील करूँगा मज़दूर जनता से कि वो इस स्तर पे आगे बढ़े।